हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 1000 क्वेश्चंस की, और डेली हम इसमें 25 क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। जल्दी से आप लोग आ जाइए। Which of the following organization issues the rules of global trade? World Trade, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन? बताइए। देखिए, आप लोग जितने भी देखते हैं सब लोग कमेंट करा करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो फिर मन नहीं करता। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा आप भी करिए। एक लाइक करने से या फिर कमेंट करने से क्या चला जाएगा आपका? आपको ये करना है, ठीक है। इससे आपकी ही प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपको प्रैक्टिस में आएगा। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दिया करिए। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ट्रेड रिलेटेड, ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको देखती है, ठीक है, और उनके लिए रूल्स बनाती है, जिससे कि किसी भी कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, an individual demand curve slopes to the right because of the working of the law of diminishing marginal utility, substitution effect of decrease in price, income effect of fall in price, या फिर all of the above? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और सब लोग करिए। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये राइट स्लोप की बात करा है, तो राइट स्लोप क्यों ये शो करता है? ये इसलिए बताता है कि देखिए, जो किसी प्रोडक्ट की जो भी यूटिलिटी है वो कंज्यूमर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग में जाती है। क्यों? जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी शुरू में हमारे लिए हाई होती है। फिर जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसको हाफ कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, if the price of goods increases then demand for complementary goods will decrease, demand for substitute goods will increase, demand for the goods will increase, या फिर both B and C? जल्दी बताइए, आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन और 2 से 3 बार आया है। जल्दी जल्दी करिए आंसर। देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि है बोथ बी एंड सी। देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो वहां पर जो उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है उसके डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग स्विच ओवर करना शुरू कर देते हैं। और जो भी वो प्रोडक्ट है जिसके प्राइस बढ़े हैं वो उनकी क्या होती है, डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर डिमांड फॉर द गुड्स विल डिक्रीज कर लीजिएगा, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। बढ़ेगी नहीं, घटती है, ठीक है। उसकी डिमांड तो घटना शुरू हो जाएगी ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि टी और शुगर। अब देखिए, टी के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग शुगर भी खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि जब टी नहीं है तो वो शुगर, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ऐसे ही कोई, जैसे कि बाइक एंड पेट्रोल। अब पेट्रोल के दाम बढ़े तो लोगों ने बाइक उस परचेज करना थोड़ा कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जब पेट्रोल के ही दाम इतने बढ़ गए हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनकी भी क्या हो जाती हैं, ये भी डिक्रीजिंग में होगी, जबकि इंक्रीज कहा है, इसलिए ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इवन आफ्टर incurring लॉस continues प्रोडक्शन टिल प्राइस इक्वल टू एसी, प्राइस इक्वल टू एएफसी, प्राइस इक्वल टू एबीसी, या फिर प्राइस इक्वल टू टीसी? बताइए। परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ रखा है, क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में? जल्दी बताइए।
देखिए परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म इनकर लॉस कंटिन्यूस प्रोडक्शन टिल, यानी कि एक कंपनी तब तक अपने प्रोडक्शन को करती है जब तक उसका प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट नहीं हो जाता, वो तब तक लॉस को बियर करेगी। जब तक उसकी जितनी भी कॉस्ट लग रही है उतना वो नहीं ले लेती, लेकिन कॉस्ट जा जाए और उसकी अर्निंग कम है तब वहां पर वो स्टॉप कर देगी। तो ये उसकी लास्ट स्टेज होती है, प्राइस इक्वल टू टीसी, तब तक वो अपना प्रोडक्शन जारी रखती है, फिर चाहे कितना भी लॉस हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, in pure monopoly, what is the relation between the price and the marginal revenue? Price is greater than the marginal revenue. Second option is price is less than the marginal revenue. And third is there is no relation. Fourth है they are equal. बताइए क्या होगा मोनोपोली में? देखिए इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक भी कर दीजिए बीच बीच में, और प्लीज शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये 1000 की सीरीज काफी लंबी चलेगी। डेली हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो फिर शायद मुझे बीच में ही खत्म करनी पड़े, मैं आगे फिर इतना कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं सिर्फ क्वेश्चंस की एक ही क्लास लिया करूंगी 6 बजे, क्योंकि दो दो क्लास लेना क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करना होता है, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, दे आर इक्वल। मोनोपोली में क्या होता है, यहाँ पर जो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होते हैं, इक्वल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर फर्म तो है नहीं मार्केट में, एक फर्म होती है और यहाँ पर बायर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू का जो रिलेशन होता है इक्वल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following is a characteristic of the pure monopoly? Low price elasticity of demand, low barriers of entry, close substitute product, या फिर perfect information? बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्योर मोनोपोली की? देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्योर मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होता है और मैनी बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, डिमांड जो होती है हमारी इलास्टिसिटी और प्राइस की, वो क्या होती है, लो होती है, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the law eq marginal utility is otherwise called as law of substitution, law of diminishing marginal utility, law of negative returns, या फिर none of these? आंसर करिए। जल्दी बताइए। देखिए आंसर है ए, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कस्टमर जो होता है वो इस तरह से अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी उसको जो प्रोडक्ट है उसकी से यूटिलिटी उसकी कितनी हो, मैक्सिमम हो, इसलिए वो इस अकॉर्डिंग वो अपनी लास्ट यूनिट जो होता है या लास्ट कंजम्पशन जो है वो इस तरह से करता है अपना। इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो सब्स्टिट्यूशन पे इस तरह से जाता है कि वहां पर उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, उस सब्स्टिट्यूट पर वो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अल्फ्रेड मार्शल बुक? वेल्थ ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, या फिर आ गाइड टू नेशन? एग्जाम में बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 2019, 2018 एंड 2020 इन 3 साल से लिए हैं, यानी कि तीनों साल ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, और ये बुक जो है अगर हम बात करें तो पब्लिश हुई थी 1819 में। इस बुक के अंदर ये बताया गया था कि जो हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, और इसमें जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है
कॉस्ट और डिमांड साइमल्टेनियसली, कॉस्ट ऑफ डिमांड से हम प्राइस को देखते हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है और क्या डिमांड आ रही है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस उसको बढ़ेंगे, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो प्राइस उसके कम कर दिए जाएंगे। उसी तरह से अगर कॉस्ट ज्यादा लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी ज्यादा होंगे, और अगर कॉस्ट कम लगी है प्रोडक्ट को बनाने में तो प्राइस भी कम होंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है जनरली डिमांड एंड इनकम रिलेटेड। अब डिमांड और इनकम में किस तरह का रिलेशन होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वालिटेटिव या फिर अपोजिट? जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, और अगर इनकम घट रही है तो डिमांड प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंस करते हैं और डिमांड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। फिर क्या है, हम सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट की ही डिमांड करेंगे। इसलिए इनकम और डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट है if the price elasticity of demand is zero, then demand line is parallel of y, parallel of x, falling from upper to lower या फिर rising from the bottom? बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में। और आप, एक तो लोग भी कम है, और चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग कम है, लेकिन फिर आप रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, सारे लोग मिलके कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट तो करिए आप, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर मैं उसी हिसाब से और क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, थोड़ा हार्ड करिए, कुछ कहते हैं बहुत हार्ड है। तो जब मुझे पता नहीं चलेगा कि ऑडियंस किस तरह की है, तो मैं फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस कैसे बता पाऊंगी आपको। और वैसे मेरा पैटर्न हमेशा वही रहा है कि एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। और एग्जाम में अगर इजी पूछे जाते हैं तो मुझे इजी डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर टफ पूछे जाते हैं तो टफ डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बहुत इजी है या बहुत टफ है। राइट आंसर है इसका ए। देखिए यहाँ पर जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, तो पैरेलल में ही जाएगी डिमांड लाइन, क्योंकि डिमांड की साइड तो वहां पर उनको मूवमेंट होगा ही नहीं इसका, अ, हमारी जो स्लोप जाएगा उसका, इसलिए यहाँ पे ये पैरेलल ऑफ वाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर सॉल्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्ट परफेक्ट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक? बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि सॉल्ट, इस पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस बढ़ेंगे तब भी सॉल्ट की डिमांड होगी, और प्राइस घटेंगे तब भी सॉल्ट की उतनी ही डिमांड होगी। सॉल्ट एक ऐसी चीज है ना डिमांड ज्यादा की जा सकती है और ना डिमांड कम की जा सकती है, यानी जितनी जरूरत है उतनी डिमांड होगी, फिर चाहे डिमांड हमारी, प्राइस हमारे बढ़े या फिर घटे। ठीक है, नेक्स्ट है which scholar gave the idea that the utility is measured, हिक्स, पैरेटो, एलन या फिर मार्शल? जल्दी बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मार्शल। और ये इन्होंने बताया कि था कि इसको हम किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ रेंट थ्योरी, रिकार्डो, एडम स्मिथ, मार्शल या फिर माल्थस? बताइए। देखिए रेंट थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। इन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी लैंड को यूज करते हैं तो उसके ओनर को रेंट देना होता है। ठीक है, और या फिर जब हम कैपिटल यूज करते हैं तो वहां भी हमें रेंट देना होता है। तो इन्होंने बेसिकली कैपिटल और लैंड की बात की है इस थ्योरी में, और ये थ्योरी दी थी रिकार्डो ने। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following factors does not affect work efficiency in any country, labor union, tradition, एजुकेशन या फिर स्नोफॉल इन अदर कंट्रीज? कौन से फैक्टर है जो वर्क एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करेंगे? जल्दी बताइए।
देखिए यहाँ पर ट्रेड जो लेबर यूनियन है वो अफेक्ट कर सकती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वर्क नहीं करेगी। ट्रेडिशन भी इफेक्ट करेगा क्योंकि हर कोई अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही कंफर्टेबल होगा काम करने में। और एजुकेशन भी इफेक्ट करेगी, वो उस हिसाब से मशीन्स को ऑपरेट कर पाएगा अगर वो उसी जो उसका काम है उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेटेड है, ठीक है। और स्नोफॉल की बात करें तो ये नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्नोफॉल का उसके वर्क एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कैपिटल इज एक्टिव सोर्स, ह्यूमन सोर्स, कंपलसरी सोर्स या फिर नॉन एक्टिव सोर्स। एक कैपिटल की क्या विशेषता है, कैपिटल कैसे आती है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बी, ह्यूमन सोर्स। नेक्स्ट है डिवेंचर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज या फिर ऑल ऑफ दीज। डिवेंचर हमारे कहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं? यानी कि डिवेंचर का ट्रांजेक्शन या हमें सेल करना हो अपने डिवेंचर्स या फिर उनको परचेस करना हो, ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ किए जाएंगे? जल्दी जल्दी आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज। एक डिवेंचर ट्रेड किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में डिवेंचर इक्विटी का ही हम शेयर वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको सेल और परचेस करेंगे वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? लाइक करिए जल्दी से क्लास को, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो, और फिर इसका आंसर करिए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 मंथ्स, क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर के होते हैं, इसलिए इनका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड फॉर अ मिनिमम पीरियड। अभी हमने मैक्सिमम पीरियड बात करी थी, अब मिनिमम पीरियड 6 है, 7 है, 8 है या फिर 15 है, कौन सा है? देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। मिनिमम डेज 7 है और मैक्सिमम है 12 मंथ्स, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म फंड्स आर डेल्ट इन, यानी कि जहां पर उनकी डीलिंग की जाती है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या फिर नन ऑफ दिस। कहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स की डीलिंग होती है? देखिए राइट आंसर है यहाँ पे बी, जो कि है मनी मार्केट। और लॉन्ग टर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो कैपिटल मार्केट कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरर्स इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट अफेक्ट। अब जो पर्सनल और रियल अकाउंट में कोई भी एरर होगा तो किसको अफेक्ट करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर बैलेंस शीट? जल्दी से बताइए। आप ये आंसर इसलिए भी ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल और रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ शो किए जाते हैं, और वो जहाँ जहाँ शो किए जाएंगे वहीं उनका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है हमारा? कैपिटल हो गया। रियल अकाउंट कौन सा होता है हमारा? जल्दी बताइए। ये दोनों कहाँ शो किए जाते हैं? जी, ये हमारे बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा अगर यहाँ पर इनको सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस? डेप्रिशिएशन, वेजेस एंड सैलरी, रेंट ऑफ द प्रीमिसेस या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस? बताइए। नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन सा है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि देखिए वेजो और सैलरी देंगे, कैश का यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है।
रेंट देंगे, कैश का काम हो रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस करेंगे, कैश का काम हो रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन में क्या है, सिर्फ हमें क्या है, प्रोविजन बनाना होता है और उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, या फिर उसमें से बस माइनस या लेस करना होता है। हमारा कुछ भी यहाँ पर कैश यूज नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, हमें कोई भी अमाउंट यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, यानी कि जो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो इन्वेंट्री का किससे रिलेशन दिखाते हैं, एवरेज सेल से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, टोटल परचेस या फिर टोटल एसेट से। जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इनका रिलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ दिखाया जाता है, जिससे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपना निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड even with one person, with not less than two person, with a minimum of 7 persons या फिर with a minimum of 50 persons, बताइए। क्या लगता है आपको? देखिए 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था कंपनीज एक्ट का, उसमें ये बताया गया था कि एक कंपनी जो है, पहले क्या था कि 7 पर्सन होना चाहिए, लेकिन अब ये कहा गया है कि एक कंपनी एक पर्सन के साथ भी फॉर्म की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, तब क्या कंडीशन होगी, ओनली पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज डिसॉल्व्ड, द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स आर ऑटोमेटिकली थ्रोन आउट फ्रॉम द बिजनेस, या फिर पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड, क्या होगा? यानी कि सब पार्टनर को छोड़कर सिर्फ एक इंसॉल्वेंट है, ये सॉरी सॉल्वेंट है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं एक को छोड़कर, तो क्या कंडीशन होगी? देखिए अगर कभी भी किसी भी फर्म के अंदर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, लेकिन एक सिर्फ एक पार्टनर सॉल्वेंट बचता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म बचती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब उन्होंने उनको जो रिमेनिंग पार्टनर जो है, या एक पार्टनर जो है उसको किसी और को लाना पड़ेगा और फिर उसको दोबारा से फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या फिर करंट डिपॉजिट। जल्दी करिए आंसर इसका। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो रही है, और टर्म का मतलब क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर टू एज टर्म डिपॉजिट, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो होप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही गए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी करिए आप लोग आंसर, कितने आप लोगों के सही गए? ओके, देखिए यहाँ पर कोशिश करिए कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए, क्योंकि आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।